वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की एक बहुत ही रेयर बीमारी है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी (पीएसपी). तो इस बीमारी के स्टेज क्या होते हैं और इसका अभी तक ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है। तो पीएसपी जो है एक बहुत ही रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर है, जो कि आदमी के बैलेंस को, मूवमेंट को, विजन को, स्पीच को, कॉग्निशन को, बुद्धिमत्ता, सभी चीज़ को प्रभावित करता है। अब बात करेंगे इसके स्टेज की। तो पीएसपी की बीमारी के कोई फिक्स्ड यूनिवर्सली फिक्स्ड स्टेज तो नहीं है, लेकिन इसको अर्ली, मिडिल और लेट स्टेज में डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है बेस्ड ऑन सिम्टोम प्रोग्रेशन के आधार पर। तो अर्ली स्टेज की बात करेंगे तो ये पहले 1 से 3 शुरुआती 1 से 3 वर्षों में होता है अर्ली स्टेज। और इसमें कॉमन फीचर्स ये होते हैं कि आदमी अनएक्सप्लेन्ड फॉल्स हो सकते हैं, आदमी गिरता है और स्पेशली पीछे की ओर गिरता है। मूवमेंट में स्टिफनेस और अकड़न और स्लोनेस हो सकता है, मूवमेंट स्लो हो सकता है। आंखों के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और नीचे और ऊपर देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। स्पीच बोलने में माइल्ड प्रॉब्लम या फिर निकलने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। पर्सनालिटी और मूड में चेंजेस हो जाते हैं और आदमी खुद को असहाय और डिप्रेस महसूस होना शुरू होता है। और शुरुआती के स्टेज में इसे पार्किंसंस बीमारी समझ लिया जाता है या फिर डिप्रेशन मान लिया जाता है। अब बात करेंगे पीएसपी का मिडिल स्टेज, जो कि 3 से 5 वर्षों के भीतर होता है। इसमें सिम्टम्स जो है वर्सन हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा, और काफ़ी डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। जैसे कि बैलेंस में काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है और फॉल्स गिरना काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। आँखों के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कि वर्टिकल गेज पैल्सी भी कहते हैं। स्पीच काफ़ी स्लर्ड हो जाता है, लड़खड़ाहट, बोलने में लड़खड़ाहट हो जाती है, स्लो हो जाता है, जिसे डायसेर्थ्रिया कहते हैं। फिर स्वेलोइंग में, निगलने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसे डिस्फैगिया कहते हैं। नेक में, गर्दन में और ट्रंक में मसल में रिजिडिटी आ जाती है, मसल काफ़ी रिजिड हो जाते हैं। और बुद्धिमत्ता में काफ़ी कमी आ जाती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, जजमेंट लेने की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है और सोचने की स्थिति भी, शक्ति भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, स्लो हो जाती है। डेली एक्टिविटीज़ जो है इसमें केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। फिर बात करेंगे लेट स्टेज, जो कि एडवांस्ड पीएसपी होता है। इसमें डिजेबिलिटी काफ़ी सीवियर हो जाती है, आदमी व्हील चेयर या फिर बेड बाउंड हो जाता है, आदमी बेड पर ही रहने लगता है या फिर व्हील चेयर पर आ जाता है। बोलने में काफ़ी इनएबिलिटी हो जाती है, क्लियर बोलने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को निगलने में काफ़ी मुश्किल आती है, भोजन लेने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, विज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और डिमेंशिया हो जाता है। ब्रेन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। हाई रिस्क ऑफ निमोनिया, इसमें निमोनिया हो सकता है क्योंकि खाने को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है, पानी में पीने में प्रॉब्लम आती है और ये श्वास नली में जा सकता है, जिसकी वजह से निमोनिया और इन्फेक्शंस हो जाते हैं।
तो इस तरह से इस बीमारी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो टिपिकली जब सिम्टम्स होते हैं तो 6 से 7 वर्ष इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। इस बीमारी में औसत आयु 6 से 7 साल होता है। और अगर बात करेंगे इसका इलाज की, ट्रीटमेंट की, तो अभी करंटली पूरे दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और कोई भी ट्रीटमेंट इस बीमारी के प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। और इस तरह से इस बीमारी को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे मेडिकेशंस, कौन सी दवाइयाँ चलती हैं। हालांकि दवाइयों का इफेक्टिवनेस काफ़ी लिमिटेड होता है और टेम्पररी होता है। जैसे कि लीवोडोपा की बात करेंगे तो ये स्टिफनेस जो है, अकड़न को स्लाइटली इम्प्रूव करता है या फिर स्लोनेस को थोड़ा सा सुधार करता है अर्ली स्टेज में। और पार्किंसंस बीमारी की तुलना में इसमें दवाई बिल्कुल काम नहीं करती, बहुत लेस इफेक्टिव होती है। इसमें दूसरी तरह की दवा चलती है एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और साथ में चला जाता है, एंजाइटी हो जाती है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट चलना शुरू हो जाता है। फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन भी चलता है, बोटॉक्स, जब क्योंकि आँखों में जो स्पैज्म होता है और नेक में जो स्टिफनेस आती है उसके लिए ये बोटॉक्स चलता है। अब बात करेंगे कुछ नॉन ड्रग थेरेपीज़ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आता है फिजियोथेरेपी, जिसमें बैलेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, पोस्चर को करेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और गिरने से बचाने की भी बचाने के लिए अभ्यास कराया जाता है। इसमें वॉकर्स और व्हील चेयर्स की मदद ली जाती है फिजियोथेरेपी में। और स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी भी होती है जो कि मदद करती है क्लियरली बोलने में। और स्वेलिंग टेक्निक्स भी हेल्प करता है ताकि भोजन को अच्छे से निगला जा सके और चोकिंग से बचा जा सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है जिसमें कि डेली एक्टिविटीज़ को अडेप्ट करने के लिए सिखाया जाता है। होम सेफ्टी मॉडिफिकेशंस भी होते हैं इसमें। न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स की बात करेंगे तो फूड टेक्सचर जो है वो मॉडिफाई तरीके से सॉफ्ट या फिर प्यूरिड फूड्स दिया जाता है, थिकेंड लिक्विड्स दिए जाते हैं, गाढ़े लिक्विड दिए जाते हैं। और फीडिंग ट्यूब भी एडवांस स्टेज में दिया जाता है जिससे कि निमोनिया से बचा जा सके, एस्पिरेशन से बचा जा सके। फिर आई और विजन केयर की बात करेंगे तो स्पेशल ग्लासेस भी इसमें काम आते हैं जो कि प्रिज्म तरह के होते हैं। फिर कंपनसेटरी हेड मूवमेंट्स को भी टीच किया जाता है। अब पैलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर की बात करेंगे तो इसमें फोकस किया जाता है कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, दर्द के मैनेजमेंट पर और इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशन से बचाने पर। साथ में साइकोलॉजिकल और केयर गिवर सपोर्ट को भी ट्रेनिंग, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि केयर गिवर्स को भी इसमें सिखाया जाता है कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाए। अब पीएसपी जो है वो पार्किंसंस के तुलना में काफ़ी फास्टर प्रोग्रेस करता है और तेज़ी से बढ़ता है। इसमें पार्किंसंस की दवाइयाँ का रिस्पांस काफ़ी पुअर होता है। और अर्ली डायग्नोसिस और सपोर्टिव थेरेपी से क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि पीएसपी जो ब्रेन की बहुत ही अद्भुत बीमारी है, रेयर बीमारी है, इस बीमारी के स्टेज क्या होते हैं और इसका इलाज ऑप्शंस क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।